नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी झारखंड के धनबाद शहर के पास में मौजूद एक गांव में रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम महेश है। महेश पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी महेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं झारखंड के धनबाद शहर के पास में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे जीवन में घटी एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है जिस घटना को मैं आज तक भी अपने जहन से नहीं निकाल पाया हूं। जब मेरे साथ वो घटना हुई थी उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि आज मेरा यहाँ पर मरना तय है। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मैं किसी तरीके से वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो पाता हूँ। लेकिन उस रात के बाद मुझे आज तक भी रात के वक्त सफर तय करने में डर लगता है, क्योंकि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर से ही वही सब कुछ मेरे साथ दोबारा ना हो जाए। दरअसल ये बात आज से लगभग 12 साल पहले की है। आज से 12 साल पहले जब मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग 10 साल का अनुभव हो चुका था, तो उस टाइम पर मैं कभी कभार बिना खलासी के भी कहीं पर माल डिलीवर करने के लिए चला जाया करता था। हालांकि शुरू में जब मैं नया ड्राइवर बना था तो उस वक्त तो मुझे रात के वक्त सफर तय करने के लिए कोई ना कोई दूसरा इंसान साथ में चाहिए होता था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे अकेले में लंबा सफर तय करने की आदत नहीं थी। और जब कभी भी मैं अकेला कहीं पर निकल जाया करता था तो चुपचाप अकेले ही ट्रक चलाते रहने के कारण कुछ ही टाइम बाद मुझे नींद आने लग जाती थी। पर जब हम दो लोग साथ में रहते थे तब तो एक दूसरे से कुछ बातें करते हुए सफर को काट लेते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे 10 सालों के अंदर ऐसी आदत पड़ गई थी कि अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं थी। मैं जहां कहीं भी आना जाना चाहता था वहां अकेला आ जा सकता था। हालांकि जब ट्रक में पीछे की तरफ लोडिंग रहता था उस वक्त तो मैं हमेशा ही खलासी को साथ में रखता था, क्योंकि माल को ट्रक से उतारना और किसी नए माल को ट्रक में चढ़ाना ये सब एक खलासी का ही काम होता है। लेकिन एक बार ऐसे ही जब मैं एक सब्जी मंडी में अपने ट्रक को चलाने का काम किया करता था तो उस टाइम पर मुझे कहीं पर एक माल लोड करके जाना था और उस माल में और कुछ नहीं बल्कि अंगूर आने वाले थे। यानी कि मुझे एक जगह पर जाकर अंगूरों के गोदाम से अंगूर लेकर आने थे। लेकिन इसके साथ ही मुझे ये भी कहा गया था कि वो जो अंगूर हैं वो जल्द ही खराब होने वाले हैं। इसी वजह से मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन अंगूरों को लाकर यहाँ मार्केट में उतारना है, क्योंकि अगर 2 से 3 दिन तक उनको मार्केट में नहीं निकाला गया तो फिर वो बेचने के लायक नहीं रहेंगे और खट्टे हो जाएंगे। इसी वजह से मुझे शाम के वक्त ही अपने ट्रक को लेकर निकलना पड़ता है। लेकिन उस दिन जब मैं उन अंगूरों को खट्टा होने से बचाने के लिए अपने ट्रक को लेकर वहां से शाम के वक्त ही निकल गया था तो मुझे उस टाइम पर इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन अंगूरों को बचाने के चक्कर में आज मैं खुद को एक ऐसे खतरे में डालने जा रहा हूं जिस खतरे में पड़ने के बाद मेरी हालत खराब होने वाली है। लेकिन क्योंकि अब ट्रक चलाते हुए इतना लंबा टाइम हो गया था और उससे पहले भी मैंने बहुत बार रात के वक्त ट्रक चलाया था, तो ऐसे में उस रोज जब मैं शाम के वक्त अपने ट्रक को लेकर निकला तो मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरे साथ आगे जाकर कुछ गलत हो सकता है। और ना ही मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि आज मेरे साथ जो कुछ होने वाला है वैसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक अनजान मुसाफिर की तरह मैं अपने ट्रक को लेकर जब उस सफर पर निकल पड़ा तो शहर से थोड़ा दूर आगे निकलने से पहले ही जैसे ही रात के 8 से 8:30 बजे का टाइम हुआ और धीरे धीरे शहर पीछे की तरफ छूटने लगा तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से निकलने से पहले कुछ हल्का फुल्का खाना खा लेता हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं हमेशा ही अपने घर जाकर खाना खाया करता था। लेकिन आज मैंने घर वालों को फोन करके बता दिया था कि मैं अब 2 दिनों तक घर पर नहीं आने वाला हूँ और किसी माल की लोडिंग के लिए निकल चुका हूँ। तो ऐसे में अब हर रोज की तरह जैसे ही रात के 8 बजे तो मेरे पेट में थोड़ी
हल्की फुल्की हलचल होने लगती है और उस हलचल को महसूस करके मैं समझ जाता हूं कि अब मुझे जल्द ही कुछ खाना पड़ेगा। यानी कि उस टाइम पर मुझे भूख लग रही थी। इसी वजह से मैं शहर से निकलने से पहले किसी ढाबे पर रुककर कुछ खाना ठीक समझता हूं, जिसके चलते मैंने उस हाईवे के बगल में ही अपने ट्रक को रोका और वहां पर एक ढाबे पर जाकर खाने का ऑर्डर कर देता हूं, क्योंकि उस ढाबे से आगे उस हाईवे पर मुश्किल से सिर्फ 2 से 3 ढाबे ही और आने वाले थे और वो जो लास्ट के 2 से 3 ढाबे थे उन पर इतना अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। इसीलिए जिस ढाबे पर मैं अक्सर खाना खाया करता था, इस बार भी मैंने उसी ढाबे पर अपना ट्रक रोक लिया था। अब जब तक मैं उस ढाबे से खाना खाकर वापस से अपने सफर के लिए निकला, तब तक रात के 10 बज चुके थे, क्योंकि रात के 8:30 के टाइम पर तो मैं उस ढाबे पर पहुंचा था और फिर खाना खाने में ही मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लग गया था। लेकिन मेरी शुरू से ही एक आदत थी कि मैं खाना खाते ही तुरंत ड्राइविंग सीट पर जाकर नहीं बैठता था, क्योंकि इससे थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से मैं खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लेता हूं, जिसके चलते उस दिन मुझे 10 बजे खाना खाने के बाद भी आधे घंटे का टाइम वहां से रवाना होने में और लग गया था। लेकिन फिर जब मैं वहां से रवाना हुआ तो मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि मुझे जिस गोदाम में अपने ट्रक को लेकर पहुंचना है, उस गोदाम तक पहुंचते पहुंचते मुझे सुबह के लगभग 4 बज जाएंगे और सुबह के 4 बजे तक मुझे लगातार नॉन स्टॉप ट्रक चलाना है। इसीलिए मैंने वहां से रवाना होने से पहले एक बार फिर से पानी से अपना मुंह धो लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं अकेला हूं और अकेले में मुझे अक्सर नींद आ जाया करती है। मुंह धोने के साथ साथ ही मैंने ट्रक में हल्का फुल्का म्यूजिक भी चला लिया था ताकि नींद ना आए। पर वो कहते हैं ना कि चाहे अपन किसी मुसीबत से बचने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जिस मुसीबत को आना होता है वो आकर ही रहती है। और उस रात मेरे लिए भी आगे आने वाले रास्ते पर एक ऐसी ही मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी, जिस मुसीबत में मैं आज से पहले कभी भी नहीं पड़ा था। दरअसल अब जैसे ही मैं उस ढाबे से लगभग 5 से 7 किलोमीटर आगे निकला, तो जो धनबाद शहर था वो मेरे से बिल्कुल पीछे की तरफ छूट चुका था। उस वक्त मैं जिस सड़क से गुजर रहा था, उस सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। यानी कि उस टाइम पर मैं एक सुनसान और जंगलनुमा सड़क से होकर गुजर रहा था, जिसके दोनों तरफ दूर दूर तक कहीं पर भी किसी घर का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उस टाइम पर जिस सड़क से मैं गुजर रहा था, वो सड़क कोई हाईवे नहीं था, बल्कि वो एक सिंगल सड़क थी, क्योंकि उस ढाबे पर खाना खाने के बाद थोड़ी दूर आगे जाते ही मुझे एक अंडरपास से होते हुए नीचे की तरफ उतरना था, क्योंकि जिस गोदाम में मैं अंगूर लेने के लिए जा रहा था, उस गोदाम तक पहुंचने का वही एक सबसे अच्छा रास्ता था। हालांकि उस हाईवे से भी आगे जाकर उस गोदाम तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन हाईवे से जाने पर 2 से 3 छोटे छोटे शहरों के बीच से होकर गुजरना पड़ता था और शहरों में अक्सर छोटी छोटी सड़कों पर ट्रैफिक वगैरह की समस्या रहती थी। लेकिन वो जो बगल वाला सुनसान रास्ता था, उस तरफ से जाने पर कहीं पर कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलता था। लेकिन आज मेरे लिए वहां पर एक ऐसा ट्रैफिक पहले से ही तैयार था, जिससे मैं कैसे भी करके बाहर नहीं निकल सकता था। अब मैं आप लोगों से ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी ही देर में इस कहानी में आगे चलकर पता चलने वाला है। इसीलिए आप लोग इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। अभी मैं उस सड़क पर बिल्कुल ताजी ताजी हवा को खिड़की से अपने चेहरे पर महसूस करते हुए और ट्रक में चल रहे सुनहरे गानों की धुन पर हल्का फुल्का हिलते हुए अपने ट्रक को लेकर निकल ही रहा था कि तभी उस मैन हाईवे से लगभग 10 से 12 किलोमीटर अंदर आने के बाद एक हल्के से घुमाव में मुझे दिखाई देता है कि उस घुमाव के ऊपर कोई कार के जैसी चीज पलटी हुई है। जब मैंने वो चीज देखी तो मैं अपने ट्रक की रफ्तार को थोड़ा हल्का हल्का धीमा कर देता हूं, लेकिन उस जगह पर मैंने उस पलटी हुई कार को देखते ही अपना ट्रक नहीं रोका था। पर फिर भी जैसे जैसे उस घुमाव के साथ साथ मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उस कार के ऊपर पड़ी, तो मुझे दिखाई देता है कि वो कोई कार नहीं थी, बल्कि वो तो एक टैक्सी थी। लेकिन उस टैक्सी को देखकर भी मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वैसे टैक्सी तो आज से कई जमाने पहले कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में चला करती थी, और वैसी टैक्सी हमारे धनबाद में या फिर अगल बगल में मैंने आज तक भी कहीं पर नहीं देखी थी। साथ ही अभी मैंने कहानी में पहले जैसा आप लोगों को बताया कि उस वक्त तक मुझे ट्रक चलाते हुए 10 साल का टाइम हो गया था। तो पिछले 10 साल में मैंने
उस तरह की वो पीले रंग वाली टैक्सी कहीं पर भी नहीं देखी थी। लेकिन फिर जब मैंने गौर से उस टैक्सी की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो टैक्सी भले ही पुराने जमाने की थी, लेकिन जिस जगह पर वो पलटी हुई थी वहां पर अब भी उसके टायर घूम रहे थे। और उन घूमते हुए टायरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये टैक्सी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे आगे आगे ही चल रही थी और ये अभी अभी ही किसी चीज से टकराकर या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से यहां पर इस तरीके से पलट गई है। लेकिन फिर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि उस वक्त वो टैक्सी जिस जगह पर पलटी हुई थी वहां पर उसके अगल बगल में ना ही तो कोई पेड़ था और ना ही कोई दूसरी गाड़ी या फिर कोई बाइक वाला वहां पर गिरा हुआ था। यानी कि उस वक्त कोई भी चीज वहां पर ऐसी दिखाई नहीं दे रही थी जिसको देखकर ऐसा लगे कि ये टैक्सी इस चीज से टकराकर यहां पर इस तरीके से पलटी है। और ना ही वो जो घुमाव था वो इतना ज्यादा घुमावदार था कि घुमाव में उस तरीके से काफी तेज रफ्तार में घूमने की वजह से वो वहां पर इस तरीके से पलटी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ताज्जुब करने वाली बात थी वो ये थी कि उस वक्त तक भी उस टैक्सी के टायर मेरे सामने घूम रहे थे। और उस तरीके से टायर सिर्फ एक ही कंडीशन में घूमते हैं कि अभी अभी 1 से 1.5 मिनट पहले ही उस टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ हो। पर अगर इतने कम टाइम पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ था तो फिर जब मैं पीछे की तरफ से आ रहा था तो मुझे तो कहीं से भी किसी भी एक्सीडेंट की या फिर किसी धमाके की आवाज सुनाई नहीं दी थी। ये बात दिमाग में आते ही मैं उस टैक्सी के घूमते हुए उन चारों टायरों की तरफ बड़े ही गौर से देखता हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि हो सकता है अचानक से घुमाव में घूमने पर किसी नुकीली चीज के ऊपर से गुजरने के कारण इस टैक्सी का टायर फट गया हो और टायर फटने के कारण ये टैक्सी इस तरीके से यहाँ पर पलट गई हो। लेकिन जब मैंने गौर से उस टैक्सी के टायरों की तरफ देखा तो उसके चारों के चारों टायर बिल्कुल सही सलामत थे। उनमें से एक भी टायर फटा हुआ नहीं था। अब ये चीज देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि मैं इन सब चीजों को छोड़कर इस टैक्सी के साइड से अपने ट्रक को लेते हुए आगे निकल जाता हूं, क्योंकि उस टाइम पर मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन अंगूरों के गोदाम में पहुंचना था। लेकिन फिर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए इजाजत नहीं देता है। यानी कि उस वक्त मेरा मन मुझसे ये कह रहा था कि अगर अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट हुआ है तो जरूर यहां पर किसी को मदद की जरूरत है। यही बात सोचकर मैं अब अपने ट्रक को उस टैक्सी से थोड़ा पहले ही सड़क के ऊपर रोक देता हूं और ट्रक को चालू कंडीशन में ही छोड़कर मैं मेरे केबिन से नीचे उतरता हूं। नीचे उतरने के बाद धीरे धीरे बड़े ही ध्यान से आगे पीछे देखते हुए उस टैक्सी की तरफ जाने लगता हूं। फिर जब मैं उस टैक्सी के थोड़ा करीब पहुंचा तो उस टैक्सी के ऊपर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी उस नंबर प्लेट को देखकर भी मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वैसी नंबर प्लेट तो काफी टाइम पहले जो कोलकाता वाली पीले रंग की टैक्सियां चला करती थी वैसी टैक्सियों पर लगी रहती थी। इसके साथ ही वो जो टैक्सी का मॉडल था वो तो आज से लगभग 30 से 40 साल पुराना था। उस चीज को देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पुरानी टैक्सी को आज के जमाने तक किसने संभाल के रखा है, और अगर किसी ने इसको आज तक संभाल के रखा था तो जिस तरीके से इसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है इस चीज की वजह से तो उस इंसान को बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा। क्योंकि मैंने भी बहुत बार कई लोगों को देखा था कि उनको पुरानी चीजों को स्टोर करके रखने का या फिर पुरानी चीजों को बिल्कुल सही तरीके से संभाल कर रखने का काफी ज्यादा शौक होता है। मेरे गांव में भी मेरे घर के बगल में मेरे एक चाचा थे जिनको पुराने जमाने के सिक्कों को इकट्ठा करने का शौक था। अगर किसी के पास पुराने जमाने का कोई सिक्का मिल जाता था तो वो उसको काफी ज्यादा पैसे देकर उस इंसान से खरीद लेते थे। तो उस चीज की याद आते ही यहां पर भी मैं यही सोचता हूं कि शायद किसी को पुरानी टैक्सी का शौक था, इसी वजह से उसने अब तक इसको संभाल के रखा है। लेकिन फिर मैं मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी के सहारे जैसे ही उस टैक्सी के थोड़ा और करीब गया तो अचानक से ही उस टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी जल जाती है, पर एक बार जलने के बाद वो तुरंत ही वापस भी बंद हो जाती है। फिर जिस तरीके से कोई लाइट वाला बल्ब स्पार्किंग करता है, यानी कि जैसे झपपहाट करता है, ठीक उसी तरीके से अब उस टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी झपपहाट करने लगी थी। इसके साथ ही बीच में एक बार हल्की सी उस टैक्सी की हॉर्न भी बजी थी। उस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि शायद अभी भी कोई इस टैक्सी के अंदर फंसा हुआ है। ऐसी बात दिमाग में आते ही मैं काफी तेजी से उस टैक्सी की ड्राइविंग सीट की तरफ जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा नीचे की तरफ झुककर उस टैक्सी के अंदर देखता हूं तो अंदर का माजरा देखकर मुझे यकीन ही नहीं होता है
कि इस टैक्सी का अभी अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जब मैंने नीचे की तरफ झुककर उस टैक्सी के अंदर देखा तो मुझे दिखाई दिया है कि उस वक्त उस टैक्सी के अंदर कोई भी नहीं है। ये चीज देखते ही मैं सोचता हूं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। अभी अभी तो इस टैक्सी की हॉर्न की आवाज सुनाई दी थी, तो अगर इसके अंदर कोई था ही नहीं तो अपने आप ही इस टैक्सी की हॉर्न कैसे बज गई। साथ ही इसकी जो हेडलाइट की रोशनी है वो भी बार बार चालू बंद हो रही है। लेकिन फिर मैं मेरे दिमाग में सोचता हूं कि शायद हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से अंदर से कोई वायर टच हो गया होगा, जिसके कारण ये सब चीजें अपने आप ही हो रही हैं। पर तभी मेरी नजर उस टैक्सी के स्टीयरिंग के ऊपर जाती है, और जैसे ही मैं उस स्टीयरिंग के ऊपर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस स्टीयरिंग के ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ है। और वो खून उस वक्त सिर्फ स्टीयरिंग के ऊपर ही नहीं बल्कि उस टैक्सी की सीट पर और आगे वाले डैशबोर्ड के ऊपर भी लगा हुआ था। अब उस खून को देखकर मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि इस टैक्सी को जो कोई भी चला रहा था उसको उस एक्सीडेंट में काफी गहरी चोट लगी है, और शायद मेरे से पहले ही कोई उसकी मदद करके उसको यहां से आगे की तरफ किसी अस्पताल में ले गया होगा। अब यही बात सोचकर मैं वापस से अपने ट्रक की तरफ आने लगता हूं, क्योंकि अब जब टैक्सी में कोई था ही नहीं तो मैं वहां पर किसकी मदद कर सकता था। ऐसी बात सोचकर अभी मैं अपने ट्रक की तरफ चलते हुए वापस आ ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे उस टैक्सी के बगल में जो सड़क के पास हल्की फुल्की घास थी उस तरफ से किसी की अजीब तरीके से करहाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई बहुत ही ज्यादा दर्द में हो और उससे वो दर्द बर्दाश्त ना हो रहा हो। अब जैसे ही मुझे वो किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी तो उस आवाज को सुनकर मुझे लगा कि शायद इस टैक्सी के अंदर जो कोई भी था वो इस एक्सीडेंट के होने के बाद अपने आप को बचाने के लिए टैक्सी से खुद से ही बाहर निकलकर सड़क के साइड में चला गया है और अब वहां पर दर्द में पड़ा पड़ा करहा रहा है। जैसे ही ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैं काफी तेज कदमों के साथ चलते हुए उस तरफ जाता हूं। अभी मैं 2-4 कदम चला ही था कि तभी मुझे फिर से करहाने की जगह एक काफी तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस चीख को सुनते ही मेरे कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और मेरे हाथ पैर डर के मारे कपकपाने लगे थे। पर उस चीख को सुनकर मुझे ये तो अंदाजा हो गया था कि इस टैक्सी के अंदर जरूर कोई आदमी ही बैठा हुआ था, क्योंकि जब मुझे वो चीख सुनाई दी थी तो उस चीखने की आवाज को सुनकर मुझे ये पता चल गया था कि ये आवाज तो किसी आदमी की ही है। पर अब उसकी दर्द भरी चीख को सुनने के बाद मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सड़क के बगल में जाकर ये देख सकूं कि आखिर वो इंसान कितना दर्द में है और उसके साथ वहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि उस वक्त मुझे वहां पर किसी खतरे का अंदेशा हो गया था। और इसके पीछे की वजह ये थी कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे साथ में जो बाकी के ट्रक ड्राइवर लोग काम करते हैं उनसे सुना था कि आजकल उस सुनसान रास्ते पर काफी ज्यादा लूटपाट होने लग गई है। अगल बगल के गांव में रहने वाले लोग रात के वक्त उस सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों से लिफ्ट मांगने के बहाने या फिर एक्सीडेंट होने के बहाने से उनको सड़क पर रुकवाते हैं और फिर उनके साथ मारपीट करके लूटपाट करते हैं। अब जैसे ही मेरे दिमाग में उन ट्रक ड्राइवर लोगों की कही हुई वो बात आई तो मैं फटाफट वहां से वापस अपने ट्रक के केबिन की तरफ जाता हूं और अपनी ड्राइविंग साइड वाले फाटक को खोलकर मेरी सीट के नीचे जो लोहे की रोड रखी हुई थी मैं उसको उठा लेता हूं, क्योंकि मेरे जैसे लगभग सभी ट्रक ड्राइवर ही अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ वैसी लोहे की रोड रखते हैं। और अगर इस कहानी को कोई ट्रक ड्राइवर भाई सुन रहा है तो वो ये बात अच्छी तरीके से जानता होगा। अब उस लोहे की रोड को अपने हाथ में लेने के बाद मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत आती है, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि अगर कोई मेरे ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो मैं इस लोहे की रोड की मदद से अपने आप को बचा लूंगा। यही बात सोचकर मैं फिर से धीरे धीरे अपने कदमों को उस तरफ सड़क के बगल में बढ़ाने लगता हूं जिस तरफ से मुझे अभी कुछ टाइम पहले उस आदमी की वो चीखने की और दर्द में करहाने की आवाज सुनाई दी थी। अभी मैं उस तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक से ही मेरा जो ट्रक पीछे की तरफ चालू कंडीशन में खड़ा हुआ था वो वहां पर अपने आप ही अजीब सी आवाज करके बंद हो जाता है। अब जैसे ही वो ट्रक बंद होता है तो उसके बंद होने के साथ ही उसकी जो हेडलाइट की रोशनी थी वो भी बंद हो गई थी, और जैसे ही हेडलाइट की रोशनी बंद हुई तो वहां पर चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा छा गया था। उस वक्त वो अंधेरा इतना घना था कि मुझे मेरे से 2 कदम आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब इतने घने अंधेरे में भला मैं उस सड़क के बगल में जाकर वैसे भी क्या ही कर सकता था। इसी वजह से मैं टॉर्च लेने की सोचकर वापस से अपने कदमों को ट्रक की तरफ बढ़ाने की सोचता हूं।
अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही मेरे ट्रक के सामने की तरफ वो जो पुराने जमाने वाली टैक्सी उल्टी हुई थी, उस टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी अपने आप ही फिर से जल जाती है। अब जैसे ही उस टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी वहां पर जलती है तो फिर से चारों तरफ उजाला हो जाता है। लेकिन अब उस हेडलाइट की जो रोशनी थी वो मेरी आंखों में पड़ रही थी। लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ बिना देखे सड़क के बगल में जाने लगता हूँ, क्योंकि सड़क के बगल में तो उसकी हेडलाइट की रोशनी अच्छे से पड़ रही थी। अभी मैं उस हेडलाइट की रोशनी के सहारे जैसे ही सड़क के बगल में पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया कि वहां पर उस घास के अंदर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। और उस लाश को देखते ही मेरा मुंह फटा का फटा रह गया था, क्योंकि वो लाश वहां पर इतनी बुरी हालत में पड़ी हुई थी कि उसकी वो हालत देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि इस आदमी का अभी अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और इसकी लाश की इतनी बुरी हालत है। दरअसल जैसे ही मैंने उस लाश की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो उस लाश को देखते ही मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त जिस भी आदमी की वो लाश थी, उस आदमी की दोनों आंखों को किसी ने बहुत ही नुकीली चीज से नोचकर बाहर निकाल लिया था। हालांकि उसकी एक आंख को तो किसी ने पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया था, लेकिन जो दूसरी आंख थी उसको वो जो कोई भी था वो निकालने में कामयाब नहीं हुआ था। शायद वो उस आंख को निकाल ही रहा था कि उससे पहले ही मैं वहां पर पहुंच गया, क्योंकि उस आदमी की एक आंख तो गायब थी, पर जो दूसरी आंख थी वो आधी उखड़ी हुई बाहर की तरफ लटक रही थी। और उस आधी लटकी हुई आंख के अंदर से उस आदमी का काफी गहरा खून निकलकर बाहर आ रहा था। पर इससे भी जो बुरी हालत थी वो उस आदमी के पेट की थी, क्योंकि उसका जो पेट था वो ऊपर सीने से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से बीच में से फटा हुआ था। और उसके पेट की जो अतड़ियां थी वो भी आधी से ज्यादा बाहर की तरफ आई हुई थी। उन बाहर की तरफ निकली हुई अतड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसके पेट के अंदर का मांस निकालने के लिए इन अतड़ियों को इस तरीके से फाड़कर बाहर निकाल दिया है। अभी मैं वो सब कुछ देख ही रहा था कि तभी मुझे मेरी तिरछी नजरों से ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस पलटी हुई टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी के पीछे कोई खड़ा हुआ है। हालांकि मैंने उस तरफ पलटकर देखा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब मैं उस आदमी की लाश को देख रहा हूं तो उस टैक्सी के बिल्कुल बगल में या उसके थोड़ा पीछे की तरफ कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि उस आदमी की जो परछाई थी या फिर उसका जो काला काला साया था वो वहां पर खड़ा हुआ मुझे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ और जब मैंने उस टैक्सी की तरफ अपनी गर्दन को घुमाकर देखा तो उस तरफ ठीक तरीके से देखने पर भी वो जो कोई भी था वो वहीं की वहीं मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों में वो टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से मैं उस शख्स का चेहरा ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा था। पर तभी मैं वहीं से आवाज लगाकर कहता हूं कि कौन है वहां, जो कोई भी है वो सामने क्यों नहीं आता। अभी मैंने उस तरफ देखकर इतना बोला ही था कि तभी मुझे मेरे नीचे से यानी कि मेरे पैरों की तरफ से किसी की अजीब तरीके से हंसने की आवाज सुनाई देती है। और वो हंसी एक अजीब सी हंसी थी, जैसे कि कोई मेरे को उस हालत में देखकर मेरा मजाक उड़ा रहा हो या फिर मेरा उपहास उड़ा रहा हो। अब जैसे ही मुझे मेरे नीचे की तरफ से वो हल्की सी हंसी सुनाई दी तो मैं सामने की तरफ पड़ी हुई उस लाश की ओर देखता हूं। और जैसे ही मैं उस लाश की ओर देखता हूं तो जो कुछ भी वहां पर मुझे दिखाई दिया था उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि जिस इंसान का पेट पूरी तरीके से फटा हुआ था, जिसकी अतड़ियां बाहर निकली हुई थी और दोनों आंखों को किसी ने नोच कर बाहर निकाल डाला था, अब वही मरा हुआ इंसान वहां पर किसी जिंदा इंसान की तरह एक अजीब सी मुस्कान में हंस रहा था। उस आदमी की लाश को उस तरीके से हंसता हुआ देखकर मेरी वही की वही फटकर पिछेत्र हो जाती है और मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर एक मरा हुआ इंसान कैसे हंस सकता है। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही उस पलटी हुई टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी झपझपाहट करके बंद हो जाती है। अब जैसे ही उस टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी बंद होती है तो जिस तरीके से मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी बंद होने के बाद वहां पर अंधेरा पसर गया था, अब ठीक वैसे ही एक बार फिर से वो अंधेरा पसर चुका था। पर अब जैसे ही हेडलाइट की रोशनी बंद हुई तो इतनी देर तक उस हेडलाइट की रोशनी की वजह से उस टैक्सी के पीछे खड़ा हुआ जो शख्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, वो उस हेडलाइट की रोशनी के बंद होते ही मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा था। और उसको अपने सामने खड़ा हुआ देखकर मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ भी है, क्योंकि आप लोग भी जब उस इंसान के बारे में जानोगे तो आपको भी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
क्योंकि उस वक्त जब मैंने उस इंसान की तरफ गौर से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो तो वही आदमी है जिसकी